क्वेश्चन नंबर 12, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखने में डरावना क्वेश्चन है बट ये आपके 2-3 एग्जाम्स में आ चुका है। एक तो ईएससी में भी आ चुका है, एक बार कन्वेंशनल में, और एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन है और ये 2 बड़े एग्जाम्स में यूपीएससी जो कंडक्ट करवाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज, दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही अजीबोगरीब डायग्राम है, जो हमारा जो बोल सकते हैं जो कन्वेंशनल नेटवर्क डायग्राम है वैसा नहीं नजर आ रहा है, थोड़ा सा जिगजैग पैटर्न नजर आ रहा है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी कभी नेटवर्क थ्योरी में जिगजैग पैटर्न जैसी कुछ चीज नजर आ जाए, आड़ी टेढ़ी ड्रॉ करी हुई कोई चीज नजर आ जाए, तो उसको आपको रीड्रॉ करना है, क्योंकि उसको जैसे ही आप रीड्रॉ कर लेंगे तो आपका दिमाग चलने लगेगा। क्योंकि नेटवर्क में आपका देखने का तरीका क्या होता है हमेशा कि एक नीचे ग्राउंड पोटेंशियल हो, नीचे की साइड में ग्राउंड पोटेंशियल, ये कुछ नोड हो और उसको हम सॉल्व कर देंगे, सीरीज पैरेलल कुछ नजर आता हो तो हमारा दिमाग ज्यादा चलता है, क्योंकि ये देखने का आदी होता है दिमाग। इस तरह का नेटवर्क हम लोग पूरे नेटवर्क थ्योरी में इस तरह के डायग्राम देखने का आदी नहीं होता है, हमारा दिमाग क्या होता है उस तरह का ट्रेंड नहीं होता है। तो आपको मैं जब भी बोलूंगा कि जिगजैग तरीके के पैटर्न आए या आड़े टेढ़े आड़े तिरछे, जिसको जिगजैग पैटर्न बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, इस तरह के कभी आ जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली रीड्रॉ करने की तरफ जाना है, इस सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए रीड्रॉ तो करेंगे। अब हमसे पूछा क्या इस क्वेश्चन में, देखिए हमसे पूछा ये I1 करंट, तो ये I1 करंट तभी पता चलेगा इस नोड के ऊपर खड़ा होकर अगर मैं केसीएल लगा दूं तो एक ब्रांच तो I1 है, और अगर मुझे ये करंट पता चल जाए, ये करंट सपोज करो, ये करंट मैं बोल देता हूं I25 ओम, है ना, I25 के नाम से मैंने करंट का नोटेशन दे दिया, क्योंकि 25 ओम का रेजिस्टेंस है तो मैंने I25 दे दिया। अगर ये करंट पता चल जाए तो ये करंट आसानी से पता चल जाएगा। और देखिए यहां पर एक सोर्स कौन सा है, डिपेंडेंट सोर्स है, पतंग जैसा डायग्राम नजर आ रहा है, इसका मतलब इसकी डिपेंडेंसी किस पे, इस V पे, और V का कहां क्लू छुपा हुआ है, यहां पे क्लू छुपा हुआ है V का, तो इसका मतलब ये ब्रांच भी हमें हेल्प करेगी। फिर अगर मैं बोलूं कि I3 अगर मुझे पता करना हो तो अगर मैं यहां KCL लगा दूं तो इसका मतलब ये करंट पता चल जाए, ये करंट पता चल जाए तो ये I3 आसानी से निकल जाएगा। अगर मैं बोलूं कि I2 निकालना है तो इस ब्रांच पे अगर मैं KCL, इस नोड पे KCL लगा दूं तो ये I1 I2 ये दोनों करंट अगर पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मुझे 25 ओम के क्रॉस या फिर V अगर पता चल जाए तो ये एरो का मुझे करंट पता चल जाएगा कितने एम्पेयर का करंट है, इसके अक्रॉस मुझे करंट पता लगाना पड़ेगा, और अगर मैं नोड यहां पे लगाऊं तो मुझे इसके अक्रॉस भी करंट पता लगाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मुझे ये जितने भी एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, देखिए इतने जितने भी एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां तो चलो करंट की वैल्यू गिवन है, बट 10 ओम के क्रॉस, 100 ओम के क्रॉस या फिर 25 ओम के क्रॉस, अगर यहां पे मुझे करंट निकल जाए मेरा करंट, तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए तो अब इनको क्या करें, सबसे पहले रीड्रॉ करें। रीड्रॉ करने के लिए आप देखिए बहुत ध्यान से, इस नोड को अगर मैं ए नोड मान लेता हूं, इस नोड को क्या मान लेता हूं, ए नोड, तो यहां से लगा के यहां तक इस बीच में कोई है क्या, कोई भी नहीं है, तो अगर ये ए नोड है तो ये नोड भी क्या कहलाएगा, ए ही कहलाएगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था ना कि इस नोड पे और इस नोड का पोटेंशियल क्या है, सेम है, क्योंकि बीच में कोई भी नहीं है, कोई भी फंडामेंटल एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो यहां पर भी इस नोड और इस नोड के बीच में कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नोड अगर ए है तो ये भी है, और ये अगर ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको अगर मैं बी नोड मान लूं तो ये इसके बीच में कोई भी नहीं, तो ये भी बी हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका मतलब मेरे ए और बी के अंदर ही सारा का सारा सर्किट डिजाइन है, ए और बी के अंदर ही। तो क्या मैं इसको रीड्रॉ तो बड़ी आसानी से कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। देखिए ए और बी बना देते हैं हम लोग, है ना, इसको रीड्रॉ करते बड़ी अच्छे से। तो कलर कौन सा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, है ना। देखिएगा ये मैंने बनाया ए पोटेंशियल, पूरी लाइन बना दी ए पोटेंशियल की, ठीक है, और ये लाइन बना दी मैंने बी पोटेंशियल की, ये क्या बना दी मैंने, बी पोटेंशियल की लाइन बना दी, ये बी पोटेंशियल, ठीक है, ए और बी की बना दी लाइन। अब ए और बी के बीच में कौन कनेक्ट है, 25 ओम है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए और बी के बीच में 25 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। और देखिए पॉजिटिव किस साइड में, पॉजिटिव साइड में, ये रीड्रॉ करते टाइम पे ध्यान रखना ओरिजिनल आपके साइन कन्वेंशन चेंज नहीं हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव अपने मन से कुछ भी कर लेना, ऐसा नहीं करना, जो ओरिजिनली लगा है उसके हिसाब से ही करना। तो पॉजिटिव किसके साइड में, ए की साइड में है, तो अपर प्लेट क्या आएगी, ए के पास वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव, और ये है आपका वी, ठीक है। उसके बाद ए और बी के बीच में देखो, ये ए और बी के बीच में, तो ये एरो किस साइड में नजर आ रहा है, टुवर्ड्स ए, तो
तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर ये डायमंड हमने बनाया, डायमंड शेप तो बनाया, बट इसका जो एरो है टूवर्ड्स ए बनाया, और ये कितना है 0.2 इंटू वी, ये बना दिया। उसके बाद ए और बी के बीच में क्या है 10 ओम है, ये हमारा क्या हुआ ए और बी के बीच में 10 ओम, ठीक है। और कौन सा है ए और बी के बीच में, देखो एरो कहाँ है बी की साइड जा रहा है, मतलब ये ऊपर वाली जो लाइन है वो ए है, नीचे वाली बी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा नीचे की साइड में कितना 2.5, और फिर ए और बी के बीच में कितना है 100, तो दैट इज 100, ठीक है। अब हमारा देखा देखा नेटवर्क नजर आ रहा है कि नहीं, जो हम देखने के आदी हैं उस तरह का नेटवर्क नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये सारे पोटेंशियल ए पोटेंशियल है और ये सारे पोटेंशियल बी पोटेंशियल है। तो क्या हम केसीएल लगा दें, केसीएल अगर हम लोग लगा दें, कहां पे लगा दें केसीएल लगा देते हैं, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे ए नोड है, ये हमारा पूरा ए नोड है, और ये हमारा पूरा का पूरा क्या है बी नोड है, ये पूरा का पूरा क्या है बी नोड है। बट हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है कि I1 करंट निकालना। अब देखिए I1 करंट तभी निकलेगा जब मैं अगर यहाँ केसीएल लगाऊंगा और ये मुझे करंट पता चल जाए, मतलब कि यहाँ पर मेरा जो पर्पस है वो ये है कि मुझे यहाँ पर ये जो करंट है I25 ये पता चल जाए तो काम हो जाए। फिर अगर मैं यहाँ पर नोड लगाऊं या यहाँ पर नोड लगाऊं तो यहाँ 10 के अक्रॉस मेरा जो करंट है I10 वो पता चल जाए, या फिर मेरा ये I100 पता चल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो असल में मुझे इन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस या रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पता चल जाए तो यहाँ पे गुत्थी सुलझ जाएगी आराम से केसीएल लगा के, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इस सर्किट को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर केसीएल लगाते हैं, है ना, यहाँ पे केसीएल लगाते हैं हम लोग, केसीएल एट ए लगा देते हैं। तो केसीएल लगा देंगे हम लोग तो यहां पर कितना हो जाए, देखिए ये वी वोल्टेज कितना है, वी वोल्टेज है, तो यहां का वोल्टेज भी कितना है वी है। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इनकमिंग आउटगोइंग लिखें, तो यहाँ पे आउटगोइंग कितना है आपका, ये इनकमिंग देख लेते हैं सबसे पहले। इनकमिंग हमारा टूवर्ड्स एरो इधर आ रहा है तो 0.2 वी ये हो गया इनकमिंग, और बाकी सारे के सारे क्या है I25 आउटगोइंग है, प्लस और कौन सा करंट है आउटगोइंग I10 ये भी आउटगोइंग है, और आउटगोइंग में कितना है प्लस 2.5 एम्पेयर, ठीक है, और प्लस I100 ठीक है I100 ये भी हमारा क्या है आउटगोइंग है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे ये केसीएल का एक्सप्रेशन लिख दिया। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहां पर ये 0.2 वी है इक्वल टू I25 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि V डिवाइडेड बाय, है ना, ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज भी है रेजिस्टेंस भी है, करंट निकालना है, तो I25 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं V डिवाइडेड बाय 25, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस मुझे एक चीज पता है कि सब पैरेलल में है, या फिर ऊपर उठा के यहाँ V लिख दो और वापस नीचे लेके आ जाओ, जस्ट लाइक पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि यहां से उठा के यहाँ करा, यहां से उठा के वापस 9 पे वही Vx लेके आ गए। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट ही तो है यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया, I10 को अगर लिखना है तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय 10, V डिवाइडेड बाय 10, ये V वही है डिपेंडेंसी वाला, है ना, प्लस 2.5, और मुझे पता है कि पैरेलल है, ये नोड वोल्टेज अगर V है, क्योंकि यहां पर भी तो एक रेफरेंस और नॉन रेफरेंस के बीच में ये V वोल्टेज है, तो यही वोल्टेज यहां पे आएगा, तो ये वोल्टेज अगर है तो यही वोल्टेज यहां पर भी आएगा और यही वोल्टेज यहां पर भी आएगा। इस तरीके से भी सोच सकते हो, या फिर पैरेलली वोल्टेज सेम है ऐसे भी सोच सकते हो। तो यहां पर वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस 100, तो कितना हो गया वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस 100, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो ये V है, V, तो सारे V वाले एक साइड ले लेना, 2.5 एक साइड ले लेना, LCM ले लेना, तो V की वैल्यू बस कैलकुलेट कर लेना, दैट इज 50 वोल्ट, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कहां मिस्टेक करते हैं, ऑफलाइन में भी बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। ये जो 0.2 लेते हैं ना, तो ये जो साथ में V लिखा हुआ है इसको वोल्ट समझ लेते हैं, बट इसको नॉर्मल वोल्ट नहीं है, ये नॉर्मल वोल्ट नहीं है, ये डिपेंडेंट पैरामीटर है, इसलिए इसको लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस V को नहीं लिखते हैं, इसको 0.2 रखते हैं, तो 2.5 और 0.2 कैलकुलेशन में आ जाता है, बाकी V को साइड में कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, और फिर मुझे जी सेंटर एप्लीकेशन के चैट बॉक्स से पूछते हैं कि सर आपने कैलकुलेशन गलत करी है। मैंने गलत नहीं करी है, हाँ मुझसे भी होती है गलतियां, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन एरर हो सकता है, बट इस तरह की गलती नहीं करना इस क्वेश्चन में। मैं आपको वो सारी चीजें बताते जा रहा हूं साथ साथ में जहां पे गलती होने के चांसेस है,
ताकि आपके लिए सीखना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर ने पूछा बोला था कि यहाँ पे गलती होती है, यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे सैंपल्स ऑफ स्टूडेंट ने मिस्टेक करी, वो देखी है मैंने ओवर द टाइम। तो वही सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं, और यही एक्सपीरियंस होता है टीचिंग में। ठीक है, कि आपको गलती पहले से ही बता दूं कि हाँ यहाँ पे गलती के चांसेस है, ताकि आप ठोकर खा के ठाकुर नहीं बनो। वो ठोकर एक आपको बता दी जाएगी, हाँ आने वाली ठोकर है, तो आपको पहले से ही अलर्ट रहना है और दूसरों की गलती से सीख के जल्दी कर लो। खुद गलती करके सीखोगे तो उतना टाइम नहीं है, दूसरों की गलतियों से जल्दी सीखो, है ना। चलो, तो यहाँ पे V कितना आ जाएगा 50 वोल्ट। मैंने क्या बताया कैलकुलेशन में क्या ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं, 0.2 के साथ में V नहीं रखते हैं, यहाँ पे गलती हो जाती है। चलिए, बाकी एलसीएम तो ले लोगे, 100 एलसीएम आएगा और फिर इसको सॉल्व कर लेना पूरा पूरा। चलो, तो V कितना आ गया, 50 आ गया। अब V 50 आ गया तो अब हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो गए। अब हमें एक एक चीज दिखने लगी कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पे I25 करंट निकाला था, एक एक करके दिखते हैं। तो I25 कितना हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई 25, V डिवाइडेड बाई 25, और V कितना है 50 डिवाइडेड बाई 25, तो ये आ गया हमारा 2 एम्पेयर। ठीक है, और कहाँ पे हमें ये I10 निकालना है, तो I10 कितना हो जाएगा, I10 हो जाएगा V डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो कितना हो गया 50 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो गया 5 एम्पेयर हो गया। ठीक है, और हमें क्या निकालना, I100 भी पता चल गया, I100 पता चल गया, V डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो गया 1/2 एम्पेयर, 1/2 एम्पेयर। तो बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। और ये हमारा करंट ये कौन सा हो जाएगा, 0.2 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा 50 दूना 100, तो ये हो जाएगा हमारा 10 एम्पेयर। ये क्या हो जाएगा, 10 एम्पेयर हो जाएगा। चलो, अब 1 बाय 1 अब हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें जल्दी से लिखना है KCL। अब ये मैं ओरिजिनल क्वेश्चन को उठा के एक बार इधर रखूं क्या, नहीं इस साइड में कर देता हूं, है ना, ताकि आपको अच्छा रहेगा देखना। चलो, अब यहाँ पे KCL लिखना चालू करना आप। तो इस A नोट पे मैं अगर KCL लिखूं तो यहाँ पर इनकमिंग कितना है 0, आउटगोइंग कितना है I1 प्लस कितना I25। तो I25 कितना है, I25 अभी मैंने निकाला कितना है 2 एम्पेयर, ये 2 एम्पेयर हो जाएगा। तो I1 कितना हो जाएगा, दैट इज -2 एम्पेयर करंट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकलना स्टार्ट हो गए, एक एक करके रुझान आना हमारा स्टार्ट हो गया। I1 कितना आ गया, 2 एम्पेयर आ गया। अब सिमिलरली यहाँ पे B पे लगाते हैं, है ना, इस वाले B पे लगाते हैं। अब बहुत सारे A B है, तो आप ध्यान रखना किस पे लगा रहा हूँ, B पे, इस वाले B पे लगा रहा हूँ। तो इनकमिंग कितना है यहाँ पे, इनकमिंग अगर देखें तो इनकमिंग है I25 इनकमिंग है, I25 इनकमिंग है, और क्या है इनकमिंग, नहीं बाकी सब आउटगोइंग है, मतलब I3 आउटगोइंग है प्लस 0.2 इंटू V आउटगोइंग। आया समझ में। तो I25 कितना हो जाएगा, I25 तो हमारा कितना है 2 एम्पेयर है, तो ये हो गया 2 एम्पेयर। I3 हमें नहीं पता, और 0.2 इंटू 50, तो ये 50 दूना 100, 1 दशमलव गया तो कितना 10, और इस साइड में आया तो I3 आ जाएगा 2 - 10, दैट इज -8 एम्पेयर। तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई, I3 की वैल्यू आ गई -8 एम्पेयर। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी, दूसरा रुझान भी आ गया है। ठीक है, चलिए, तो I1 I2 सॉल्व हो गया। अब इस वाले B पे अगर मैं लगा दूं, इस वाले B पे, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, चलो लगा देते हैं जल्दी से। ये थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको सॉल्यूशन देखने में आसानी रहे, है ना। 8B यहाँ पे लगा देते हैं इस वाले कोने पे। तो इनकमिंग सपोज करो यहाँ पे, ये देखो करंट का डायरेक्शन जो था A से B था, तो इसका मतलब ये हमारा I100 इस तरीके से। तो यहाँ पे इनकमिंग और आउटगोइंग, तो I100 इनकमिंग और ये आउटगोइंग है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं I100 इक्वल टू I4। तो I4 इक्वल टू I100 कितना है हमारा, तो ये है 1/2, तो 1/2 एम्पेयर। ठीक है, 1/2 एम्पेयर, क्योंकि I100 हमारा ये कितना था, ये हो गया हमारा I100 1/2 एम्पेयर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और कौन सा बचा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा I2 बचा है। तो क्या हम इस नोड पे लगा दें, इस नोड पे लगा दें, तो नोड A पे लगा देता हूं। तो यहाँ पे इनकमिंग कितना है, यहाँ पे इनकमिंग है I2 इनकमिंग है, और इनकमिंग कुछ भी नहीं, बाकी सब आउटगोइंग है। तो 2.5 प्लस 2.5 भी आउटगोइंग है, I100 भी आउटगोइंग है। ठीक है, 1 2 3 ब्रांचेस से बिल्कुल सही है। तो I2 कितना हो जाएगा 2.5, और I100 कितना है
1/2 मतलब 0.5, तो I2 कितना हो गया 3 एम्पेयर हो गया। 3 एम्पेयर इज दी I2। ठीक है, तो मजा आया अब आपको। तो यहां से ये पूरा क्वेश्चन हमारा एक ही फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूं, एक ही फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूं पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो क्या क्या किया हम लोगों ने, ये देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। हम लोगों ने पहले जिगजैग पैटर्न था हमारे पास, है ना, समरी कर देता हूं मैंने क्या किया है असल में। तो यहां पर एक जिगजैग पैटर्न का मुझे अवेलेबल था, उसको मैंने रीड्रॉ किया क्योंकि मुझे देखने का आदी नहीं हूं, तो इसको मैंने थोड़ा सा अपनी तरीके से ए और बी के फॉर्म में, हो सकता है आपको दोनों ए और बी आगे चल के हो सकता है रीड्रॉ करने में ए बी सी डी 4 पॉइंट में रीड्रॉ करना पड़े, ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये तो जस्ट शुरुआत है, नेटवर्क में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। रीड्रॉ किया हम लोगों ने, रीड्रॉ करने के बाद हमें पता चला कि सारे एलिमेंट के अक्रॉस अगर करंट निकालेंगे तो ही हमारा काम बनेगा। तो हम लोगों ने ये नेटवर्क बनाया और इससे केसीएल लिखा, और केसीएल के हिसाब से ये जो हमारे जितने भी अननोन्स करंट थे, इनको हम लोगों ने जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल था हमारा, उस डिपेंडेंट के साथ में हम लोगों ने अलग अलग तरीके से जहां जहां क्लू मिलते गया, तो ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हम लोग लगाते गए, और हमें अल्टीमेटली जिस पर डिपेंडेंसी थी V, वो कैलकुलेट हो गया। वो कैलकुलेट हो गया, उसके बाद हम लोगों ने हर एक ब्रांच के अक्रॉस करंट फाइंड आउट कर लिया। क्योंकि करंट फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद हमें किसी भी नोड पे केसीएल लगा के, आप चाहे तो इस नोड पे भी केसीएल लगाओगे तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है यहां पर भी केसीएल लगाया तो यहां से भी सेम ही आएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने हर एक ब्रांच में करंट निकाल लिया और फिर अलग अलग केसीएल लगा के इस तरीके से हमारे फाइनल आंसर आ गए I1, I2, I3 एंड I4। था ना मजेदार क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आ सकते क्योंकि दीज आर टाइम टेकिंग क्वेश्चंस, बट ये कन्वेंशनल प्रॉब्लम जो इंजीनियरिंग सर्विसेज या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो कन्वेंशनल प्रॉब्लम होती है वहां पर आते हैं। और हर एक देखिए कन्वेंशनल तरीका ये है कि जैसे आपके कॉलेज में होता है कि नहीं, कॉपी भरने के नंबर मिलते हैं, बट कॉलेज में क्या होता है, चेकिंग नहीं होती ढंग से, सिर्फ पेज देखते कितने पेज भरे और इसके हिसाब से नंबर दे देते हैं। तो चेकिंग बहुत अच्छे से नहीं होती कॉलेज एग्जामिनेशन की। बट कॉलेज में जो कॉपी में आप लिखते हैं, अगर ईमानदारी से लिखते हैं, कोई गाने वाने नहीं लिखते और ईमानदारी से आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखते हैं, तो वही प्रेजेंटेशन आपको लॉन्ग टर्म में कन्वेंशनल प्रॉब्लम में काम आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि रातों रात या 6 महीने में आप सीख जाओगे कन्वेंशनल कैसे लिखना है। ये एक स्लो प्रोसेस का हिस्सा है। अगर आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है कॉलेज टाइम से ही, तो अगर आप जो बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉलेज में है, तो जो कॉलेज का एग्जाम या कॉलेज का वाइवा बहुत ही सिंसियरली दिया करिए। आप सोचते हैं ना कुछ भी कपड़े पहन के निकल जाते हैं वाइवा में, चलो कॉलेज वाइवा है, चलो शर्ट यहाँ जा रही, कॉलर यहाँ जा रही, ऐसे नहीं। आप वाइवा में जा रहे हो प्रॉपरली पेन लगा के, थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन अच्छा, क्योंकि वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा आगे चल के। आपको फिर इंटरव्यू के लिए अलग से ऐसा नहीं है कि यार कैसे बैठना है, कैसे ग्रीट करना है, कैसे बिहेव करना है, ये सीखने की जरूरत नहीं है, ये आपके अंदर इनबिल्ट हो जाएगी। दूसरी जगह पे काम आते हैं ना, एटिकेट्स तो काम आते ही हैं। और आपके जो कन्वेंशनल अप्रोच है, डायग्राम बनाओ, उसका प्रिंसिपल लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो। ये जैसे क्वेश्चन अगर मुझे कन्वेंशनली सॉल्व करना होता तो मैं प्रॉपरली केसीएल देखो लिखने का, मेरी आदत आज भी वही है, केसीएल लिखना है तो इस तरीके से लिखना है, वोल्ट लिखना है, यूनिट के नंबर कट जाते हैं, फिर अलग अलग स्टेप पे केसीएल लिखना है। मैं चाहता था ये वाली स्टेप नहीं लिख के डायरेक्टली हाँ चलो इधर से इनकमिंग इधर से आउटगोइंग, अरे कहाँ जल्दी है, एक जिंदगी है और हमने चूज किया अगर हमें पढ़ना है तो फिर आराम से पढ़ाई करो ना, अच्छे से पढ़ाई करो, क्यों जल्दी मचाना है हमें। एक डिसीजन ले लिया है कि पढ़ाई करना है, उसमें भी जल्दी मचाएंगे तो फिर जल्दी वाले रिजल्ट जल्दी जैसे ही होंगे, है ना। तो क्योंकि मैंने बहुत सारे कन्वेंशनल एग्जाम्स निकाले हैं, इसलिए मुझे बहुत प्रॉपर एक्सपीरियंस है कि आपका जो कॉलेज से ट्रेनिंग होती है कन्वेंशनल लिखने की, चाहे चेकिंग कुछ भी हो रही हो, हमें नहीं पता, हाँ ये हमारा दोस्त भी बिना ढंग के कुछ रिप्रेजेंटेशन के अपने से ज्यादा भी नंबर आया, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना काम करो ना, आप अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से रखो, ये आपका आदत बन जाएगा। और इस तरीके की चीजें बहुत देखो, अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करके आप सॉल्यूशन करोगे तो कैलकुलेशन के एरर भी काफी कम हो जाते हैं। और गेट एग्जामिनेशन भी कहने को ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, बट कहने के क्वेश्चन सब्जेक्टिव तरीके से ही सॉल्व करना है, नहीं तो बार बार एक जगह मिस्टेक होगी ढंग से नहीं, क्योंकि कहीं पर भी पता चले यहाँ आंसर मैच नहीं कर रहा, फिर प्रोसेस आपने कुछ इस तरीके से कर दी, कभी इधर कर दिया, कॉपी के पीछे कर दिया। मैं देखता हूँ ऑफलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट जैसे ही क्वेश्चन दिया कॉपी के पीछे या हेडर फुटेज में लगे हुए हैं, थोड़ा सा केसीएल लिखने, केवीएल लिखने। ऐसा नहीं करो, क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करो ना, चाहे ट्राई कर रहे हो, क्यों हेडर फुटेज में करना, क्यों कॉपी के पीछे करना, ऐसा नहीं करो। प्रॉपरली क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करो, ठीक है। गलत होगा तो काट देंगे, और काटना कैसे, एक लाइन सिर्फ और सिर्फ, गलतियों पे पर्दा नहीं डालना है, ठीक है। तो एट दिस नोट हमारा केसीएल वाला कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। और आपको इस लेक्चर में मैंने 2 अच्छे क्वेश्चन कराए जिससे कि केसीएल की इंटेंसिटी आपको पता चली होगी, केसीएल से अच्छे क्वेश्चन किए जा सकते हैं।
तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बेसिक सॉल्विंग टेक्निक का जो सेकंड टेक्निक है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वो पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।